अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और इस वीडियो में हम B-17 और फैसल हिल्स जो है इसको डिस्कस करेंगे आज कि यहाँ क्या सिचुएशन है और किस साइड पर ये जा रही है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि लोग पिछले अरसे काफ़ी टेंशन में रहे, फैसल हिल्स के रेट रुक गए थे। जैसे कि मैंने कहा था कि फैसल हिल्स और B-17 दोनों को रिलेट करते हैं आपस में, अब ना चाहते हुए भी को रिलेट करना है, क्योंकि एक कंसेप्शन बन गई है कि इन दोनों के रेट्स की जो इधर नहीं कर सकता वो उधर चला जाएगा, जो उधर नहीं कर सकता वो इधर आ जाएगा, या जो उधर कमा चुका है वो इधर आ जाएगा। तो B-17 में और फैसल हिल्स में आजकल रेट रुके हुए हैं। जी ब्लॉक B-17 का थोड़ा नीचे आया है, क्योंकि उसका वही फैसल हिल्स वाला केस आया है कि जी जिसकी इतनी इंस्टॉलमेंट नहीं है उसकी फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी। ये बात ज़हन में रखें कि इस चीज़ का ओवरऑल सोसाइटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी ताज़ा मिसाल फैसल हिल्स की ली जा सकती है कि जब ये जुर्माने, फ़ाइल कैंसलेशन, ये सब चीज़ें फैसल हिल्स में हुई हैं, उसके बावजूद फैसल हिल्स के रेट इंक्रीज़ हुए हैं। तो फैसल हिल्स को अगर देखें, ज़ेडएम इंटरनेशनल ने नई इन्वेंट्री उसमें पुट की है, लोगों को डिस्काउंट्स दिए हैं, एडीसी फाइल्स आ गई हैं, डिस्काउंट लेके लोगों ने एडीसी वो कर ली हैं। ऑब्वियसली जब हर कोई मार्केट से फ़ायदा उठा रहा हो, बहुत से लोग शिकवा कर रहे हैं कि जी सोसाइटी ने क्यों डाले हैं नए प्लॉट्स, सोसाइटी ने मसला किया है। यार जब हर कोई कमा रहा हो तो सोसाइटी का भी हक बनता है कि वो भी दो चार पैसे कमा ले। बिज़नेस बनाया भी उन लोगों ने इसलिए है, उनके पास कुछ प्लॉट पड़े हुए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या वो डिस्काउंट दे के उन्हें पैसे चाहिए, वो डिस्काउंट दे के मज़ीद इंस्टॉलमेंट सारी एक दफ़ा पे करवाना चाहते हैं, तो ये राइट है उनका। इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। इससे थोड़ी सी मार्केट रुक कर नीचे भी आती है, 4-5-6 लाख भी नीचे आ जाती है तो कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इस वक्त फ़िलहाल ओवरऑल बूम पीरियड चल रहा है। चाहे बहरिया देखें, डीएचए देखें, सीडीए देखें, सब के रेट ऊपर जा रहे हैं। वो अलग बात है कि आगे इकोनॉमिक फ्रंट पर कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हुकूमत क्या फ़ैसले करती है, कि वो इकोनॉमिक स्लो डाउन की तरफ जाती है, वो इंपोर्ट डिमांड रिड्यूस करती है। ओबियसली इंटरेस्ट रेट सब्सिडाइज पर जब लोन दे रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज दिया है, तो इन सब चीज़ों की सीमेंट, सरिया, इलेक्ट्रिक फिक्सचर्स, टाइल्स, सैनिटरी आइटम्स, इन सब के रेट्स भी इंक्रीज़ होने हैं, डिमांड भी इंक्रीज़ होनी है और इनका इंपोर्ट बिल पे भी असर पड़ना है, क्योंकि मेजॉरिटी फिनिशिंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में इंपोर्ट होती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इन सब के रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो आगे गवर्नमेंट के लिए क्या ऑप्शंस हैं, ये चीज़ डिस्कस अलग से एक वीडियो में हम लोग ये कर लेंगे। कल इकोनॉमिक और कल मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए, उससे डायरेक्शन पता चल जाएगी, क्योंकि डिवैल्यू करना था पाक रुपीज़ को, वो तो गवर्नमेंट ने कर दिया। दूसरी चीज़ है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ करना चाहिए, वो करती है या नहीं करती, करती है 25% करती है या 50% करती है या 75%। यानी जो उन्होंने कहा था कि थोड़ा थोड़ा रेट अब इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा नहीं होगा, उसके मुताबिक चलते हैं, या एकदम ज़्यादा जैसे पाकिस्तान में एक रवायत रही है करते हैं।
उसी स्टेटस को मेंटेन करते हैं। ये भी कल की मॉनेटरी पॉलिसी से ही मालूम होगा। और तीसरी चीज़ फिस्कल साइड पर देखी जा सकती हैं कि ये जो सब्सिडीज़ पैकेजेस वगैरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे रहे हैं, इसे फ़िलहाल थोड़ा सा डिले करते हैं या नहीं करते, या ये सब्सिडी ख़त्म करते हैं डिस्काउंट रेट की या नहीं करते, या पीएसडीपी स्पेंडिंग्स जो हो गई, फॉर एग्ज़ाम्पल रिंग रोड बनानी है, मरगला एवेन्यू बनानी है, इसकी स्पेंडिंग्स थोड़ी सी रोकते हैं या नहीं रोकते। ऑब्वियसली जब ये चीज़ें स्पेंड होती हैं, पीएसडीपी से जब पैसे लगते हैं, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सब कुछ होता है, तो सीमेंट इंडस्ट्री दूसरे तीसरे जितने भी ये लुक वगैरह हो गई, डामर, ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है, रिफाइनरीज वगैरह, ये तैयार वहाँ होती हैं। तो एक डिमांड क्रिएट वहाँ भी होती है। डिमांड जब क्रिएट होती है तो माशी सरगर्मी तेज़ होती है, तो वो हीट अप भी हो सकती है। तो ये फैक्ट्स एक अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे। उन चीज़ों के इफ़ेक्ट को फ़िलहाल एक साइड पे रख दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट डिसाइड ही करती है कि जी हमने सब्सिडी देनी है, जिसकी एक ताज़ा मिसाल है कि आजकल मार्केट में ख़बर गर्म है, हुकूमती हलकों में भी, कि लो कॉस्ट फाइनेंसिंग, हाउस फाइनेंसिंग में जो प्रॉब्लम्स थी कि एक रेडी वाला, एक दुकान वाला जो अपने सोर्स ऑफ इनकम या फिर प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दे सकता, बैंकिंग चैनल बहुत से लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, नहीं करते मुल्क में, वो बेचारे नहीं अप्लाई कर पा रहे थे इस स्कीम के लिए। वो अलग बात है कि पहले 30 लाख या 40 लाख में जो चीज़ मिलती थी, अब रेट बढ़ने की वजह से, चाहे कंस्ट्रक्शन हो या प्लॉट हो, उसके रेट ज़्यादा हो गए हैं। वो अब इस लोन स्कीम से नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, क्योंकि और भी बहुत सस्ती सोसाइटीज़ हैं कि जो लूप होल्स हैं इस स्कीम में वो सॉल्व किए जाएं। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने रोशन अपना घर स्कीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है उनके लिए लॉन्च की है। रोशन डिजिटल अकाउंट जिनके पास है वो उसके ज़रिए पहले प्रॉपर्टी तो ख़रीद सकते थे, रियल इस्टेट, डीएचए के प्लॉट्स वगैरह, मोस्टली वो डीएचए को बेनिफिट कर रहे थे। लेकिन अब दूसरी जगहों पर भी प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, घर ख़रीदने के लिए बाकायदा, या गाड़ी वगैरह भी हो गई, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उससे ख़रीद सकते हैं। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि हुकूमत अभी भी मज़ीद फैसिलिटेट कर रही है हाउसिंग डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए, यानी एक तरक्की का पहिया चलता रहे साथ। तो देखते हैं किस तरीके से गवर्नमेंट टैकल करती है। मेरे सामने एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने लोन लिए हैं, प्लॉट ख़रीदे हैं, जो घर नहीं ख़रीद सके उन्होंने प्लॉट ख़रीदे हैं, जो बना नहीं सके उन्होंने प्लॉट ख़रीदे हैं। वो बाद में इंस्टॉलमेंट पे करते रहेंगे, सस्ती लोन स्कीम में पे करते रहेंगे। गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ कर सकती है, लेकिन फ़िलहाल मार्केट में डिमांड है, ब्लैक मनी भी है। जो डीएचए कोयटा की फ़ाइल 27-28 लाख से उठाकर 20-25 दिन के अंदर एफिडेविट फ़ाइल 75-76 लाख तक जो पहुंचा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि पैसे का रुख होना सिर्फ बाकी है, बाकी ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये तो हम सब जानते हैं कि B17 का रेट 1 करोड़ को टच करना ही करना है जब मरगला एवेन्यू कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट हो जाती है। अब मरगला एवेन्यू कहाँ तक पहुँची है? अक्सर लोग शिकवा कर रहे हैं कि जी काम बहुत स्लो है। यार वहाँ पर देखो आप, पूरी रोड बनी हुई है, गेड़ा डाल के उसे जो कुछ भी है प्रेस किया हुआ है, ऊपर हल्की हल्की कारपेटिंग तो नहीं,
ब्लैक टॉप भी तकरीबन हल्का हल्का करके रखा हुआ है, जो फाइनल ब्लैक टॉप से पहले होता है। वहाँ पे मेन कमी जो ब्रिज है उनकी है, और कब्रिस्तान वाली जगह से जो काम रुका हुआ था, मरगला एवेन्यू नहीं बन पा रही थी, वहाँ का काम बाकी करना बाकी है। बाकी तो ऑलमोस्ट आप गूगल मैप से देखें, गूगल सेटेलाइट से, गूगल जो अर्थ है इससे देखें, सेटेलाइट व्यू देखें आप, तो आपको आसमान से ये लकीर लगी हुई रोड बनी हुई दिख रही है। तो इसका इतना काम ही नहीं है, इसके ब्रिज वगैरह बनाने हैं। ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो फाइनल टच देना कोई मसला नहीं है। कब्रिस्तान से बाईपास करके अगर ये रोड ले जाते हैं कोई मसला नहीं है, तो परेशान होने की नहीं ज़रूरत। वैसे भी बारिश का मौसम था, उसके अंदर काम की स्पीड स्लो ही होती है। दूसरी चीज़ है कि जो बाराकहू वाली साइड पे बनना था, उसके लिए सीडीए ने रिवाइज्ड अलाइनमेंट जो है वो अप्रूव जो है वो कर दी है, जिसे बाराकहू बाईपास भी कहा जाता है। आर्मी इंजीनियर इन चीफ जो है E&C ब्रांच, उसने प्रेजेंटेशन दी है सीडीए को 7.4 किलोमीटर जो बाईपास रोड है उसके लिए। प्रॉब्लम ये रिवाइज़ करने की बात क्यों आई कि इसमें प्रॉब्लम एक चल रही थी कि कोट हथियाल वाली साइड पे जो जहाँ से गुज़रनी है ये रोड, वहाँ पर कुछ प्राइवेट लैंड आ रही थी। अगर सीडीए उस प्राइवेट लैंड को एक्वायर करने की प्रोसीडिंग करता तो काफ़ी मसला होता, कुछ टाइम मज़ीद लगता, ये प्रोजेक्ट लेट होता। सुना है ये मार्च तक कंप्लीट करने का इरादा है FWO का। मार्च तक अगर इन्हें कंप्लीट करना है तो सीडीए ने उस प्राइवेट लैंड को अवॉइड किया है, और उसे करीब से ये एक सरकारी ज़मीन गुज़र रही है, उसे डाइवर्ट करके गुजार दिया वहाँ से। हालांकि इससे इस स्कीम का 2 किलोमीटर तक एरिया इंक्रीज़ हो गया है, लेंथ इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन फिर भी ज़्यादा देर लगाने, कहीं बीच में अटक जाने, लैंड लिटिगेशन आ जाने या इन चीज़ों में पड़ने से बेहतर है कि वो लोग नज़दीक ही जो लैंड है उसमें से गुजार के प्रोजेक्ट कंप्लीट जो है वो कर लें। तो ये न्यू रिवाइज जो एरिया है ये स्टेट लैंड पर होगा, जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से लेके 17 मील जो है उस साइड तक ये जाएगा। तो मरगला एवेन्यू की तो अपडेट ये थी। अच्छा, मुझे एक और चीज़, क्योंकि मेरी बहरिया टाउन से भी रिलेटेड आप वीडियोस देख रहे हैं, सुना है मार्केट में बहुत पहले की खबरें हैं कि जी रिंग रोड भी FWO को ही मिलनी है। ये अगर आप चेन मिलाएं, रिंग रोड को लेट किया गया है, रिंग रोड का साइज़ 65 किलोमीटर से रिड्यूस करके, हालांकि जिन्हें गिरफ़्तार किया है वो सब कह रहे हैं कि जी हमें तो प्रॉपर ये कागज़ों पे अप्रूवल मिले हैं, वो सबूत लेके आए हैं। जो भी है, अब मुकदमे हुकूमत जाने, लोग जाने, हम नहीं पढ़ते इसमें, लेकिन ये फैक्ट है कि 65 किलोमीटर से रिड्यूस करके 36 to 38 किलोमीटर किया गया है कि जो कि जल्दी बनाई जा सके। और इस प्रोजेक्ट को PC1 जब भेजा था तब भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए ही था, जिसमें से निकालने का कहा गया है कि जी गलत भेज दिया, निकालें इसमें से। न्यू अलाइनमेंट कर रहे हैं जो कि जल्दी ही बन जाए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से निकाल के PSDP में डाल दिया है कि जी सरकारी प्रोजेक्ट है, अब ये सरकार जो करती है करे।
तो ये चीज़ें उसी साइड पर जाती हुई शक पड़ता है कि वाकई ये बातें ठीक लग रही थी जो लोगों ने उस वक्त उड़ाई थी कि ये भी मार्च तक FWO, दिसंबर पहले कहा था, दिसंबर तो नहीं अब मार्च बनता है, मार्च तक FWO इसका काम कंप्लीट कर लेती है, तो उसी को ही ये बाईपास रोड जिसे अब कहते हैं कि पूरा रिंग नहीं बनेगा, इसका काम सौंपा जा सकता है। दूसरी चीज़ इसमें यह कि DHA फ़ेज़ 4, DHA फ़ेज़ 9 और जो 10 है इसकी लैंड भी यहाँ पड़ती है, वासा की लैंड भी यहाँ पड़ती है, DHA फ़ेज़ 3 भी इधर पड़ता है। तो मे भी हम स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि रिंग रोड का कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। FWO जब मरगला एवेन्यू बना ले तो दिया जाए इनको, लेकिन जब मरगला एवेन्यू बन जाती है तो B17 किस जगह होगा। देखें जब भी रेट उठते हैं, आप स्टॉक मार्केट देखें, रियल एस्टेट सेक्टर देखें, रेट स्टेप वाइज उठते हैं। अचानक जब भी उठते हैं तो थोड़ी बहुत कोरेक्शन होती है, सेलिंग आती है। अच्छा है कि सेलिंग के दौरान इन लोगों ने जो जी ब्लॉक की कैंसिल करने हैं, जो इश्यूज़ लाने हैं वो ला के एक साथ निपटा दें। ऐसा ना हो कि फिर मज़ीद यहाँ से अब सेकंड जंप लेने के लिए जब तैयार हो, जब रेट उठ रहे होते हैं तब कोई नहीं ख़रीदता, डील्स नहीं होती, डील्स कैंसिल हो जाती हैं, कभी बायर बैक कर जाता है, कभी ओबियसली उसकी रेंज से आउट हो जाता है, कभी सेलर जो है बैक कर जाता है। तो जब रेट रुक जाता है उसके बाद फिर न्यू क्लास जो है वो इसमें पैसा लगाना स्टार्ट करती है। ये चीज़ तो आपने देख ली है, DHA और क्वेटा और DHA बहावलपुर की मैंने एग्जांपल दी है। DHA बहावलपुर का बहुत दूर लगता था क्योंकि बहावलपुर छोटा सा शहर है, उस शहर के रकबे से ज़्यादा रकबा DHA बहावलपुर का है, तो कौन आकर रहेगा इधर। उसका लगता ही नहीं था, यकीन ही नहीं था कि इतनी तेज़ी से रेट जाएगा, लेकिन उसका रेट भी 22-23 लाख से बढ़कर दुगना नहीं तिगने से भी ऊपर जा चुका है। तो ये B17 तो फिर भी दारुल हुकूमत में बहुत अच्छी लोकेशन पर है और सबका ज़ोर जोन 2 वाली साइड पर है। तो मैं कह रहा था कि ये B17 में तो करेक्शन ये ड्यू थी, 30-32 लाख से प्लॉट चलता चढ़ता 5 मरले का 72 से 78 लाख का हो गया है। तो इस तरह तो नहीं होता कि 1 करोड़ से एकदम ऊपर निकल जाए, थोड़ी सेलिंग आएगी, थोड़े बायर्स आएंगे। अब हो ये रहा है कि सब एक साथ फाइलें फेंक रहे हैं। पहले जब ख़रीद रहे थे सब तब कोई फ़ाइल दे नहीं रहा था, अब एक साथ सब फेंक रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी है, संभाल कर रखें। फ़िलहाल कुछ बायर्स आएंगे, कुछ सेलर आएंगे, ऐसा ऐसा टोटली हैंड चेंज हो जाएंगे। एक नई जो क्लास की सोसाइटी होगी ये, आप समझ लें, जो जिस स्टेटस के लोग C18 में रावलपिंडी हाउसिंग सोसाइटी जिसे कहते हैं, या रोशन पाकिस्तान में E16, इन सोसाइटीज़ में जिस स्टेटस के जिस तबके के लोग हैं, B17 में उस तबके के लोग नहीं होंगे। AWT या वाबड़ा टाउन में जिस तबके के लोग हैं उस तबके के B17 में नहीं होंगे। B17 में क्योंकि बिल्कुल ये सामने इसके पड़ता है, बहुत नज़दीक है, तो इसमें हाई स्टेटस के लोग ही होंगे। गुलबर्ग में भी, गुलबर्ग रेजिडेंशिया 38 लाख का प्लॉट 72-78 लाख तक पहुंच गया है, उधर भी करेक्शन एक ड्यू है। तो B17 और
गुलबर्ग रेजिडेंशिया, इन दोनों में ये करेक्शन चल रही है। जैसे आज से कुछ अरसे पहले बहरिया में चल रही थी, बाकी सबके रेट इंक्रीज़ हो रहे थे, बहरिया में नहीं हो रहे थे। अभी इन दोनों के रुके हैं, बहरिया और डीएचए, इन दोनों के रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो थोड़ा हौसला रखें, बेशक पॉलिसी हुकूमत की चेंज होती है, हुकूमत इकनॉमिक स्लो डाउन जो है, उस इकनॉमिक जो ग्रोथ है उसे स्लो डाउन करने की तरफ अगर जाती भी है, लोन नहीं भी मिलते तो फिर भी लोन की रेंज के प्लॉट भी नहीं है, मकान भी नहीं है यहाँ पे। अब एक आम आदमी लोन इतना ज़्यादा लेके इस तरह नहीं कर सकता, बशर्त ये कि 40-50 उसके पास ना हो और 20 लाख का लोन ऊपर से वो ले ले, तो ज़्यादा इम्पैक्ट यानी कि नहीं है। इसने जैसे G15 F15 की एग्ज़ाम्पल है, एमनेस्टी स्कीम से पहले भी यहाँ पर रेट काफ़ी ऊपर था। अब अगर एमनेस्टी स्कीम नहीं है तब भी यहाँ पर रेट ऊपर है। B17 में करेक्शन हो जाती है, जिन्होंने बेचना है वो एक दफ़ा बेच दें, निकल जाएं, जिन्होंने ख़रीदना है वो एक दफ़ा आ जाएं, तो फिर इसने ऊपर ही उठना है, फिर बेचने का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता ईज़ आउट हो जाना है। तो जल्दी में परेशानी में किए गए फ़ैसले बाद में पछतावे का बायस ना बन जाएं। B17 बेचने वाली चीज़ नहीं है। अगर फैसल हिल्स देखें, लाख बातें सही, लेकिन फिर भी फैसल हिल्स बबल ब्रस्ट या कोलैप्स या करेक्शन वाली फेज़ में नहीं है। थोड़ा सा रेट नीचे गया है, 4-5 लाख का रेट, 50 लाख या 60 लाख गेन के बाद 4-5 लाख का लॉस, रेट डिक्लाइन, ये करेक्शन नहीं कहलाती, ये रेट एडजस्ट होता है। और ये एडजस्टमेंट या कंसोलिडेशन सेहतमंद होती है मार्केट के लिए। करेक्शन तब होगी, करेक्शन उसे कहेंगे जब 20% रेट गिर जाएगा। कोलैप्स उसे कहेंगे जब 40% से रेट गिर जाएगा। और बबल बर्स्ट उसे कहेंगे जब रेट मुड़ के वापस अपने रेट या इससे भी नीचे पहुंच जाएंगे। तो ये 4-5 लाख की करेक्शन किसी सूरत करेक्शन नहीं है, ये कंसोलिडेशन कहते हैं, फाइनेंस की लैंग्वेज में कंसोलिडेशन कहते हैं इसे। फैसल हिल्स, B17, गुलबर्ग, इन तीनों में रेट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, कुछ अरसे तक कंसोलिडेट होंगे, फिर बालाखिर अपने रेट्स तक पहुंचेंगे, 1 करोड़ के रेट्स तक पहुंचेगा। गुलबर्ग से रिलेटेड है, दरवाला के एरिया में 10,000 कनाल लैंड इन लोगों ने ख़रीद ली है। डेवलप करने का उसे फ़िलहाल प्लान नहीं है, उसका सर्वे वगैरह सब करने लगे हैं, उसकी मैपिंग प्लानिंग वगैरह, लेकिन 20 लाख कनाल वहाँ पर लेना है उन लोगों ने। तो हर सोसाइटी एक तरीके से आगे बढ़ रही है। B17 में कस्टमर चेंज हो रहा है, क्योंकि अब जो छोटे प्लॉट थे, अब आप पार्क व्यू सिटी का देखें, 5 मरले, वो भी किस्तों पे 60 लाख का आ रहा है। ताज रेजिडेंशिया का 1.5 और 2, सवा 2, 2.5 साल की इंस्टॉलमेंट के जो प्लॉट हैं रेडी, वो भी 50-60 लाख के अराउंड हैं। तो B17 की तो इनकी निस्बत बहुत अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल जोन 1 के सामने है ये।
तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, आराम से अपनी फ़ाइल होल्ड करके रखें। अगर बेचना ही है तो एडवर्टाइजमेंट सिर्फ लगा के बैठ जाएं आप। कोई बायर आता है, अच्छी डील बनती है तो बेच दें, वरना संभाल के रखें, क्योंकि इसने कुछ भी हो, बूम हो, रिसेशन हो, इसने 1 करोड़ तक जाना है। और फैसल हिल्स कम से कम 70 लाख की रेट को 5 मरला टच करना है इसने, 70-75 लाख तक ये जाएगा। और आगे आप एक और चीज़ देखें, अब कौन ख़रीदेगा? लोग कहते हैं कौन ख़रीदेगा? यार रुपया इतना डिवैल्यू हो गया है, 152 रुपये का डॉलर एक मिलता था, 170 रुपये का अब मिलता है। तो ओवरसीज़ वहाँ से पैसा लाएंगे तो एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी, उन्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलेंगे। पिछले साल सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस भेजे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, उनकी तो इनकम इंक्रीज़ हुई है। सेकेंडली, रुपये डिवैल्यूएशन से जो महंगाई हुई है, उस महंगाई में बिजनेसमैन तो मार्जिन इंक्रीज़ कर लेता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ कर लेता है। वो अपने लॉस के साथ तो नहीं रह सकता, वो तो इन्फ्लेशन इफ़ेक्ट भी कोशिश करता है कि वो ख़त्म हो जाए। वो भी पैसे वाला है। सरकारी मुलाजिम को भी इतनी हिट नहीं लगी, हिट से प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लगी। और प्राइवेट सेक्टर के लोग किस्तों पर छोटे प्लॉट मेजॉरिटी लेती है, उनकी बेचारों की तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो ख़रीदने वाले बहुत लोग हैं। सिर्फ होल्ड करने की बात है, होल्ड करने की देर है, और इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा कमाएंगे इसमें। यही चीज़ें थी जो मैंने B17 फैसल हिल्स इसके बारे में कहनी थी। गुलबर्ग का बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर ज़िक्र जो है ये किया है, ये गुलबर्ग की वीडियो नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो एक बना दूंगा। मरगला एवेन्यू मैंने डिस्कस कर दी है। बारिश का सीज़न था, फैसल हिल पे काम रुका हुआ था, जी ब्लॉक में भी काम फ़िलहाल रुका हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी काम तो बिल्कुल रुका हुआ है, फ़ायदा ही नहीं है 3 महीने से। यार प्री मानसून स्टार्ट हुआ है, फिर मानसून स्टार्ट हुआ है, फिर मानसून के बाद आफ्टर मानसून की भी बारिशें हुई हैं, अच्छी बारिशें हुई हैं। तो बारिशों में कटिंग, फिलिंग और ये इस तरह के काम नहीं किए जाते, कीचड़ हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं होता, कोई हादसा हो सकता है या काम ठीक नहीं हो सकता। दुनिया भर में मशीनरी रोक दी जाती है बारिशों के मौसम में। तो फैसल हिल्स और जी ब्लॉक जो है B17 के, उसमें काम रुका इसी वजह से हुआ था, वरना आप लोगों को ख़ुद मालूम है कि कंटिन्यूसली आप लोग अच्छा खासा चेंज वीकली बेसिस पर जी ब्लॉक में भी देख रहे थे। अच्छा, अक्सर लोग कह रहे हैं कि जी न्यू सिटी पास है फैसल हिल्स के, उसका रेट कम है तो फैसल हिल्स का नीचे आएगा। ऐसा नहीं होता, रेट कम होने की तरफ नहीं जाते, रेट इंक्रीज़ होने की तरफ जाते हैं। तो फैसल हिल्स को देखकर न्यू सिटी जो है उसके रेट्स भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। न्यू सिटी को देख के फैसल हिल्स के रेट डिक्रीज़ नहीं होंगे, क्योंकि फैसल हिल्स न्यू सिटी से इतना लिंक नहीं करता, कोरिलेट नहीं करता जितना कोरिलेशन इसकी पॉजिटिव है फैसल हिल से। तो आज के लिए इतना ही था। ये मेरा व्यू था B17 और फैसल हिल्स के बारे में कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अपने पास रखें आप। इंशाल्लाह ग्रो करना है इसने। और मरगला एवेन्यू पे स्लो काम का एक और रीज़न कहा जा सकता है कि जी फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी मशीनरी फ़िलहाल वहाँ नहीं लगाई हुई, सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किया हुआ है जो कि वहाँ ब्रिजेस वगैरह तैयार करने लगा है। यार टास्क मिला है
FWO को। उसने अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करना है उसका। बेशक वो सब कॉन्ट्रैक्टर लाए, मैनेजमेंट अपने हाथ में रखे, जो करे, काम करके देना है इन लोगों ने। बैरिया फेज़ 8 बना था तो सारा HRL ने नहीं बनाया था, HRL की हैंड ओवर हुआ था। HRL ने भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखे थे जिन्हें एरियाज़ तकसीम किए गए थे। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिंग रोड लाहौर देखें या बाकी प्रोजेक्ट्स, ये मेट्रो बस रावलपिंडी देखें, तो ये एक कॉन्ट्रैक्टर को दिए गए थे, लेकिन उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखे थे, एरियाज़ तकसीम किए गए थे ताकि काम जल्दी हो। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स वाली ये बात है। ऐसा नहीं है कि इससे काम स्लो हुआ है, वो काम कंक्रीट का काम होता ही स्लो है। उसकी शटरिंग होती है, उसे बनाना, फिर सुखाना, पानी लगाना, ये सब चीज़ें चलती हैं। और बारिश के मौसम में ये कंक्रीट का काम ही करना बेहतर ऑप्शन था। ब्रिजेस बनेंगे तो रोड भी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।